हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए मंथली असेसमेंट फरवरी महीना का लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आप लोगों का एग्जाम होगा स्कूल में ही होंगे, स्कूल के शिक्षक द्वारा लिए जाएंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं। फिर गाइज देखिए, पहले हम लोग हिंदी में आ गए। हिंदी में आपको दे रखे हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 से 2 तक का उत्तर दीजिए। ओके, आप लोग पढ़ लीजिए, हम पढ़ लिए हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं कि गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या है। नंबर ए नदी, नंबर बी आबादी, नंबर सी जमीन या नंबर डी तालाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे नंबर डी। ओके, एक का सही उत्तर डी। अब फिर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं, वो एक इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। नंबर ए शहर, नंबर बी गांव, नंबर सी आबादी या नंबर डी तालाब। तो सही उत्तर होंगे गाइज आपका नंबर डी, यानी 2 का सही उत्तर नंबर डी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर या लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे फर्स्ट में दे रखे हैं परंपरा, फिर सेकंड में राजनीति, थर्ड में शिक्षा और फोर्थ में भूगोल। तो चलिए पहले इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। फिर गाइज यहाँ पर देख रहे हैं कि परंपरा का होगा परंपरा जोड़ एक पारंपरिक। ओके, फिर राजनीतिक का होगा राजनीति यानी राजनीति जोड़ एक राजनीतिक। फिर थर्ड में दे रखे शिक्षा यानी शिक्षा जोड़ एक शैक्षिक। फिर लास्ट एंड फोर में दे रखे हैं भूगोल यानी भूगोल जोड़ एक भौगोलिक। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिर देखिए गाइज, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे हैं कि बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है। ओके, बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। फिर देखिए गाइज, 4 का उत्तर होंगे कि लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वो भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसे ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर यानी जगन्नाथपुरी है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर करते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित करते हैं। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिएगा, जब का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं तालाब बनता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। ओके, कम से कम आपको 8 पंक्ति यानी 8 लाइन में लिखना है। तो चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए गाइज, 5 का उत्तर होंगे तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है। उसके या उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, चलिए अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए, अब हम लोग इंग्लिश आगे हैं। ये पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा और देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको बोल रखे हैं और देखिए फर्स्ट नंबर में आपको बोल रखे हैं कि व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर दे रखे हैं दे वास्ट द बर्ड इंटेंटली। बी नंबर में दे रखे हैं कि नोमेरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड। नंबर सी में दे रखे हैं दे स्केटर्ड सम गेन ऑन द कॉर्निस। और डी में दे रखे हैं श्यामा क्विकली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द कलेपॉट। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नंबर बी, यानी 1 का सही उत्तर होंगे नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बोल रहा है कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग चूज द
करेक्ट ऑप्शन। नंबर ए में दे रखे हैं जस्ट एबव द कर्निस इन केस ऑफ हाउस। नंबर बी में दे रखे हैं जस्ट बिलो द कर्निस इन केस ऑफ हाउस। और नंबर सी में दे रखे हैं जस्ट ओवर द कर्निस इन केस ऑफ हाउस। या नंबर डी में जस्ट बिहाइंड द कर्निस इन केस ऑफ हाउस। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नंबर ए, यानी 2 का नंबर होंगे ए नंबर सही उत्तर। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं नेम द वर्क विच वेर डन बाय द पोइट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। यानी माई मदर से रिलेटेड जो इसका कवि है APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ लिखना है। चलिए इसका बढ़ते उत्तर की ओर। देखिएगा 2 का उत्तर होंगे ही यूज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन द न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी एंड मिल्स टू अवाक हाउस बिफोर सनराइज। फिर लिखना APJ अब्दुल कलाम वॉक्स मिल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखे हैं राइट अबाउट टू डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। यानी इंटरनेट का क्या खराबी है वो आपको लिखना है 2। चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं कि हैकिंग इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। फिर सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन सोशल मीडिया इज वेरी मच वल्नरेबल टू हैकर्स। फिर आप 3 नंबर आप लोग यहाँ में से कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखे हैं लिस्ट फॉर इशू डेट मलाला यूसुफजाई रिस्ट इन हर स्पीच। यानी मलाला यूसुफजाई जो ये स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे, मिनिमम आपको 4 गो लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए गाइज मलाला का फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं कि आई स्पीक नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। अब चलिए फिर दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं। फिर देखिए दूसरा नंबर हम लोग ले सकते हैं आई रेज ऑफ माई वॉइस नॉट सो डैट आई कैन शूट बट सो डैट दोज विदाउट ए वॉइस कैन बी हियर्ड। फिर चलिए ये आप 2 नंबर बना लीजिए। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि रेस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब लास्ट 4 नंबर लिखेंगे। देखिए 4 नंबर में हम लोग इसको लिखेंगे कि वन चाइल्ड, वन टीचर, वन पेन एंड वन बुक्स कैन चेंज द वर्ड्स। ओके, चेंज द वर्ल्ड। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस आप लोग इससे बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। हम अभी गणित का बता रहे हैं। देखिए गणित में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि 3t माइनस 4 और इक्वल टू 11 है तो t का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इसको ये समीकरण है, इसको कैलकुलेट करते 3t को 3t रखिए और 11 माइनस से उधर चला गया तो आपका प्लस हो गया और 3t बराबर 11 प्लस 4 आपका 15 हो गया। t बराबर लिख सकते हैं 15, कुछ गुना में है तो बटा में हो जाएगा तो 3 5 6 15 इसको कैंसिल कर सकते हैं। t बराबर आपका 5 आंसर आ गया। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोले हैं कि 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका 75 पैसे हो गया और अनुपात बोले हैं और ये आपका 2 रुपये हो गया। तो देखिए दोनों अलग अलग कांस्टेंट में है। तो देखिए ये पैसे में है, ये रुपया में, या इसको रुपये कीजिए या इसको पैसे कीजिए, दोनों के कीजिए। तो देखिए पैसे को हम पैसे ही रख देते हैं, यानी 75 पैसे। अगर हम रुपये को पैसे में करना चाहेंगे तो 100 से अगर गुना करेंगे तो ये भी तो पैसे हो गए आपका। ओके, तो देखिए 75 पैसे को 75 पैसे ही रखते हैं और इसको अगर गुना करते हैं तो ये 200 पैसे हो जाएंगी। ओके, और अनुपात मन ही बटा होते तो पैसे पैसे आपका कैंसिल हो गया, यानी 75 बटा 200 हो गया आपका। ओके, 75 बटा आपको 200 हो गया। ये 75 बटा 200 हो गया, इसको 25 बार में काटते हैं, यानी 25 से काटते तो 25 या 75 और 25 चले 100 तो 25 8 आपका 200 हो गया, यानी 3 बटा 8 लिख सकते हैं। ये बटा का अनुपात में कर सकते हैं 3 अनुपात 8। तो ये आपका कितना नंबर आंसर हो गया गाइस? ये आपका बी नंबर आंसर आपका सही हो गया और ये जो t बराबर 5 है ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर पर 3 दे रखे हैं, बड़ा सरल कीजिए, यानी 2x + 5 अपन 3x + 4 का मान 3 दे रखे हैं। ओके, इसमें आपको दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं माना गाइस, जब कवान होगा यानी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक के साथ गुना कीजिएगा तो उतना ही तो होंगे, 2x + 5 और 3 को दोनों के साथ गुना कीजिए, 3 के बाद 3 के साथ गुना कीजिए और 3 को 4 के साथ गुना कीजिए, तो 3 × 3 ये आपका 9x हो गया और प्लस 3 चले आपका 12, ये का कोई काम नहीं है। अब देखिए जो एक ही कास्ट है तो उसको एक साइड लाइए, देखिए 2x और 9x एक ही है, इसको लाइए 2x, यहाँ पर कुछ नहीं मैंने प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 12 प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 9 में अगर 2 चला गया तो 7x बच गया, बड़ा माइनस है तो माइनस ले लिए, फिर 12 में अगर आपका 5 चला गया तो फिर भी आपका 7 बच गया, तो x = 7 कुछ गुना में है तो आपका बटा में आ जाएगा, 7 एक के साथ एक बार में कैंसिल हो गया, यानी x = आपका -1 हो गया, यानी देखिए इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपका 1 हो गया गाइज। ओके, आई होप आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिर देखिए गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, बोल रहा है कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपए उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्षों की वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित है। तो देखिए गाइस आपको इसमें 40,000 रुपया यानी क्या दे रखे हैं, 40,000 रुपये आपको मूलधन दे रखे हैं, मूलधन मैंने आपको ए दे रखे हैं, तो ए आप लिख सकते हैं 40,000 रुपया, और आपको प्रतिशत दे रखा है, मैंने आपको आर दे रखे हैं 7% और आपको समय दे रखे हैं यानी टी दे रखे हैं आपको 2 वर्ष, यही तो आपको दे रखे हैं। ओके, आपको निकालना है क्या गाइस, आपको निकालने के लिए बोले हैं, अब इसमें से क्या है, ए है, आर है, टी है, यानी आपको पी निकालने बोले हैं, और पी के साथ साथ बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज भी निकालिए, यानी आपको सीआई भी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए गाइस यानी पी का फॉर्मूला होते हैं a × 1 + r/100 का टी का पावर टी, p = a × 1 + r/100 और टी होते हैं। तो a का मान कितना है आपका 40,000 है, और 1 को 1 रखिए, r कितना है 7 है, और 100 और टी कितना है 2 है। अब देखिए 40,000 को 40,000 रखिए और गुना, ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है, तो 1 × 100 यानी आपका 100 हो गया, फिर प्लस 1 × 7 आपका 7 हो गया, और बटा 100 का यहाँ पर पावर 2। अब देखिए फिर कीजिए 40,000 × 100 + 7 आपका हो गया 107 और बटा 100 का होल स्क्वायर। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आते हैं 40,000 × 107/100 आपका स्क्वायर है, मैंने आपका 2 बार है, हम लोग लिख सकते हैं 107/100, फिर गुना 107/100, 2 0 2 0 4 0, यहाँ 4 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 × 107 × 107, और ये आप गुना कर दीजिएगा। चलिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, देखिए 4 × 107 गुने और 107 आपका आ गया 45,796, और अब देखिए इतना निकालने के बाद अब आपको सीआई निकालने बोल रहे हैं, सीआई माने चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका होते हैं गाइस मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी हम लोग लिख सकते हैं सीआई = p - a, p मेरा कितना आया 45,796 आया, और -a कितना दे रखा है आपका 40,000 रुपया दे रहे हैं, यानी 45,796 में 40,000 घटा देंगे तो आपका 5,696 रुपये ही तो आएगा। ओके, चलिए अब फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि यदि कोई बैटरी 4% का हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। फिर से गाइस, अगर कोई बैटरी है 4% हानि में बेचने की जगह 4% लाभ पर बेचते हैं तो उसका 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो आप बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हमको क्रय मूल्य मान लेना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ओके, क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं, और एक बार हानि का निकालना है और दूसरे बार लाभ का निकालना है। तो
चलो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया हो गया और हानि दे रखी है आपका 4%। ओके, आपको क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य यानी हानि वाला विक्रय मूल्य आपका जाना होगा। तो लिखिए विक्रय मूल्य बराबर गाइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होते हैं क्रय मूल्य और गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में आपका 100 होते हैं। फिर से गाइस, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। अगर आपका लाभ के लिए निकालेंगे सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो चलिए क्रय मूल्य कितना दे रखे हैं, क्रय मूल्य 100 है, x बैठाइए, फिर गुना 100 को 100 रखिए, हानि कितना है 4 है, फिर बटा 100, तो इसको भी 100 रखिए। अब देखिए आपको निकाल रहे हैं 100 x रख दीजिए, फिर 100 में 4 चला गया तो आपका 96 हो गया और बटा 100, यानी x गुना 96 कर देंगे तो 96x बटा 100 हो जाएगा। बस इसको ही अभी रख दीजिए। फिर लाभ के लिए एक बार निकालिए। अब देखिए आपको लाभ दे रखे अब 4%। देखिए अब यानी लाभ आपका दे रखे 4%, आपका विक्रय मूल्य ही फॉर्मूला होंगे, यानी विक्रय मूल्य लिखिए लाभ के लिए अब लिखेंगे, देखिए क्रय मूल्य गुना 100 और प्लस लाभ प्रतिशत और बटा आपका 100 हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्रय मूल्य तो 100 मान लिए हैं, फिर गुना लाभ, लाभ कितना 100 का 100 रखिए और लाभ कितना है 4 और बटा आपका हो गया 100। फिर कीजिए x को x रखिए, अब 100 प्लस 4 आपका 104 हो गया और बटा 100। फिर इसको गुना कीजिए x गुना 100 यानी 104x और बटा 100। ओके, फिर देखिएगा इतना निकालने के बाद हम लोग यहाँ बना देते हैं। देखिए अब मेरा ये दोनों निकला ना, अब दोनों का काम होगा। अब दोनों में बोल रहे आपको कि 4% हानि और 4% लाभ बेचने पर 6 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो अधिक प्राप्त होंगे, ये दोनों बेचेंगे तभी तो प्राप्त होंगे। तो सबसे बड़ा को रखिए फर्स्ट, यानी 104x और बटा 100 और माइनस करेंगे कि हम बेच रहे हैं, फिर 96x और बटा 100 और 6 रुपये आपका अधिक प्राप्त होंगे। तो कीजिए भिन्न का जोड़ घटा कीजिए, दोनों x है नीचे तो एक तो x लिखिए और ऊपर में सेम रख दीजिए जैसे हैं और बराबर 6। फिर कीजिए 104 में 96 चला गया, आपका 8 बच गया, 8x और बटा 100 और बराबर 6। फिर भिन्न का जोड़ घटा कीजिएगा यानी 8x और क्या कीजिएगा 1 से गुना करेंगे तो 8x ही होगा और बराबर 100 गुना 6 आपका 600 हो जाएंगे। यानी इक्वल टू में अगर गुना करेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग कर सकते x बराबर 600, कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में हो जाएगा। तो फिर अब इसको कैंसिल कीजिएगा, इसको 4 से पहले कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, फिर इसको भी 4 से कैंसिल कीजिए, 4 1 के 4, 6 में 4 गया तो आपका रह गया 2 यानी 20 हो गया। तो 4 5 20 और 1 0, फिर इसको 2 से कैंसिल कीजिए यानी 7 दूनी 14 और 5 दूनी यानी आपका 75 आंसर आ गया। सही उत्तर हो गया 75। आई होप गाइज आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो एक लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका विज्ञान सेक्शन में आ गए हैं। विज्ञान में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालन नहीं करता। ओके, और देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि नींबू का रस, धातु, दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर प्लास्टिक। तो गाइज आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक चालन नहीं करते हैं, सही उत्तर डी। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है। नंबर ए वृद्धि, नंबर बी जनन, नंबर सी शोषण या नंबर डी पाचन। तब का राइट उत्तर हो जाएंगे जनन। ओके, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। चलिए बढ़ते उत्तर की ओर। देखिएगा आपका 3 का उत्तर होंगे जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरीक्षित में से विद्युत प्रवाहित होने लगते हैं। फिर आपको लिखना है कि विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित
होती है। ओके, चलिए यहाँ पर आपको गाइज सुई लिखना है। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिएगा जब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? तो इसका उत्तर लिखिए गाइज, यहाँ से आप लोग को लिखना है उत्तर में, तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि नहीं होगा। क्योंकि में आपको लिखना है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखे हैं कि विद्युत लेपन क्या है। देखिए गाइज ये आपका 5 नंबर का उत्तर हो गया। ओके, विद्युत लेपन क्या है? आप लोग उत्तर देना है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ओके, फिर देखिए गाइज 5 का ख नंबर दे रखे हैं कि लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए के रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों बनाया जाता है? चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिएगा जिसका उत्तर होंगे, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है एवं उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा यहाँ पर आपको अथवा दे रखे, अगर आप लोग 5 नंबर कीजिएगा तो 6 नंबर आप लोग को ई वाला आप लोग को नहीं करना है। ओके, अगर आप लोग ये वाला नहीं कीजिएगा तो आप लोग ये वाला करना है। चलिए फिलहाल हम बता देते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए गाइज अलैंगिक जनन लिखकर आप लोग को डैश देना है और लिखना है वह जनन जिसमें अकेला जीव ही अपनी संतति पैदा करता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिएगा साइंस का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण दीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए गाइज फर्स्ट हम ले लेते हैं द्विखंडन। ओके, आप लोग को लिखना है जब कोई एक कोशिका जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विखंडन के द्वारा जब 2 जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण में आप लोग को लिखना है अमीबा। आप लोग को 2 नंबर देकर मुकुलन लिखना है और डैश देकर लिखना है कि इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर पर एक ओवर की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुलन पेट्रिक जीवों से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, उसे मुकुलन कहा जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में आ गए हैं सामाजिक विज्ञान सेक्शन में। ओके, हम लोग सामाजिक विज्ञान सेक्शन में आ गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा। नंबर ए में दे रखे है वैज्ञानिक सर्वेक्षण, नंबर बी में दे रखे पुरातात्विक सर्वेक्षण और नंबर सी में दे रखा राजस्व सर्वेक्षण और नंबर डी में वन सर्वेक्षण। तो गाइज आपका सही उत्तर हो जाएंगे नंबर डी वन सर्वेक्षण। अब देखिए नंबर 2 में दे रखे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बन सकता या सकती है। नंबर ए में केंद्र सरकार, नंबर बी राज्य सरकार, नंबर सी दे रखे आपका प्रधानमंत्री या नंबर डी ए बी दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नंबर डी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिएगा जब आपका 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि उपयोग के आधार पर संशोधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है। ओके, नंबर ए में है नवीकरणीय संशोधन, नंबर बी में दे रखे सर्वव्यापक संशोधन, नंबर सी में अनवीकरणीय संशोधन या नंबर डी में चक्रीय संशोधन। तो गाइज आपका सही उत्तर हो जाएंगे नंबर बी और सर्वव्यापक संशोधन। चलिए फिर 4 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते इसके उत्तर की ओर।
देखिए गाइज आपका 4 का उत्तर होंगे कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। अब लिखना आपको नीचे स्टार बनाकर लिखना है कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में लिखना आपको कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। नंबर बी में लिखना है या ख नंबर देकर लिखना है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर ग देकर लिखना है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण बनाना। नंबर ख देकर लिखना है प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष और कम से कम करना। और नंबर अंग देकर लिखना है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। और नंबर 14 देकर भी आप लिख सकते हैं समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो चलिए अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए गाइज 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार होने के कोई दो लाभ बताइए। मौलिक अधिकार होने के कोई दो लाभ बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। देखिए गाइज हम बहुत सारे अधिकार ले लिए हैं, आप लोग कोई भी इसमें से 2 या 3 अधिकार ले सकते। देखिए फर्स्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आप 2 नंबर में लिख सकते हैं भाषण और व्यक्तिगत का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार। और 3 नंबर देकर लिख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। फिर 4 नंबर इस तरह 5 नंबर देकर लिख सकते हैं, लेकिन गाइज आपको 2 ही लिखना है। ओके चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज सामाजिक का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन सी है। ओके स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन सी है बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। देखिए गाइज हम लोग आ गए हैं कि स्वतंत्र भारत की जनगणना। देखिए फर्स्ट में होंगे आपका 1951 की भारतीय जनगणना। फिर आपका दूसरा में हो जाएंगे 1961, तीसरा में हो जाएंगे 1971, चौथा में हो जाएंगे 1981। उसके बाद आपका 5 नंबर में हो जाएंगे 1991, 6 नंबर में हो जाएंगे 2001 की जनगणना। और आपका 7 नंबर में हो जाएंगे 2011 की जनगणना। और गाइज 8 नंबर आपका 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, आप इसको रख दीजिए 2022। ओके चलिए फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी संस्कृत की ओर। फिर देखिए गाइज हम लोग संस्कृत में आ गए हैं। संस्कृत में ये पैसेज आपको पढ़ना है। ओके ये पैसेज आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए हम फिलहाल आपका इसका उत्तर बता देते हैं। तो फिर देखिएगा जब आपका फर्स्ट नंबर में प्रश्न दे रखे हैं कि खगा कुत्र कुचंती, यानी नंबर ए में दे रखे वृक्ष, नंबर बी पुष्पे, नंबर सी बालके और नंबर डी में दे रखे हिंदोले। तब गाइज आपका सही उत्तर हो जाएंगे नंबर ए वृक्षे। ओके चलिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं कि जना इति पदे का विभक्ति। नंबर ए में तो गाइज आपका सही उत्तर हो जाएंगे नंबर ए यानी प्रथमा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। फिर देखिएगा जब आपका 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि क पदपान ठीक है सिचत्ती। चलिए इसका बढ़ते हैं उत्तर की ओर। फिर देखिए गाइज 3 का उत्तर होंगे कि मालाकार पदपान सिंचती। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 4 की ओर। फिर देखिए गाइज प्रश्न नंबर 4 दे रखे हैं कि जनाप्रात उद्यानी भ्रमंती अस्मिन वाक्ये। ओके फिर दे रखे हैं कि अपव्यंत किस्मती। चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए गाइज लास्ट एंड 4 नंबर का उत्तर है कि अस्मिन वाक्ये प्राय अव्यय पदन। ओके गाइज यहीं पर आपका असेसमेंट समाप्त करते हैं। ओके आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे।